गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसके बेस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने ईएमएफ इक्वेशन भी ड्राइव की थी और उसके बेस पर हमने सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग के क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे, यानी वर्गीकरण करेंगे किसका, डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, वर्गीकरण। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण था वो उत्तेजन के आधार पर किया गया, लेकिन उसके पश्चात फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन पर के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम डीसी जनरेटर का वर्गीकरण उत्तेजन के आधार पर किया गया। ठीक है ना। सबसे पहले डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, उत्तेजन के आधार पर किया गया, तथा उसके पश्चात वर्गीकरण फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर किया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले किसके आधार पे किया गया है, उत्तेजन के आधार पे। तो पहला आता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, या आप इसे लिख सकते हो हिंदी में, क्या लिख सकते हो, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर लिख सकते हो। उसके बाद में सेकंड आता है आपका सेल्फ एक्साइटेड ठीक है, यानी स्व उत्तेजित। ठीक है, अब देखिए जो सेल्फ एक्साइटेड था इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका आता है शंट जनरेटर। कौन सा, शंट जनरेटर। सेकंड आता है आपका सीरीज जनरेटर। उसके बाद में आपका जो थर्ड है
वो है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि कंपाउंड को दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक था लॉन्ग शंट और दूसरा है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब इसके बाद में ध्यान में रखना है कि लॉन्ग शंट था, इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका कॉम्युलेटिव। कौन सा है? कॉम्युलेटिव। ठीक है, दूसरा है आपका डिफरेंशियल। ठीक है, और इस कॉम्युलेटिव को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों। ठीक है, सबसे पहला है आपका अंडर, दूसरा आपका लेवल, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैट, और तीसरा आता है आपका ओवर। तीसरा कौन सा आता है? ओवर आता है। इसके अलावा यदि आप दूसरे किसकी बात करते हैं? शॉर्ट शंट की बात करेंगे, तो शॉर्ट शंट को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा आता है? कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव, और दूसरा है आपका डिफरेंशियल। दूसरा कौन सा है? डिफरेंशियल है। और इस कॉम्युलेटिव को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है अंडर, दूसरा है लेवल, और तीसरा है आपका ओवर। ठीक है, तो ये क्या था? आपका वर्गीकरण। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण सबसे पहले उत्तेजन के आधार पे किया गया। तो यहां पर उत्तेजन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, दूसरा स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है कि इसके पश्चात वर्गीकरण फील्ड तथा आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पे किया गया है। तो यहां पर शंट में क्या होगा? आपका आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। सीरीज जनरेटर में क्या होगा? सीरीज में होगा। कंपाउंड में क्या होगा? आपका मिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स का क्या है? निष्कर्ष है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फर्स्ट है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है, तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, देखिए पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो फील्ड का उत्तेजन होगा या फील्ड होगा वो आर्मेचर से विद्युतीय रूप से कोई कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं होगा या संयोजित नहीं होगा। जैसे आपने यहां पर इसका फील्ड लिया, ठीक है, ये क्या हो गया? फील्ड। इस फील्ड पर आपने यहां पर कोई भी डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट किया है आपने? कोई डीसी सोर्स। तो यहां पर वोल्टेज Vf, फील्ड की वोल्टेज Vf, इसके कारण
प्रवाहित करंट IF। ठीक है, अब देखिए यहां पर ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आपका क्या है, पोल है। यहां पर क्या होगा, पोल का फ्लक्स होगा phi of F। ठीक है, यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट। अब देखिए सबसे पहले कि यहां पर पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में आपने इसके फील्ड को किसी डीसी स्रोत से संयोजित किया है। तो यहां पर जो डीसी स्रोत होगा वो कोई बैटरी हो सकती है या कोई भी डीसी जनरेटर हो सकता है। इसके अलावा यहां पर आप AC टू DC कन्वर्टर का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी AC सप्लाई को DC में परिवर्तित करके इसके फील्ड को दे सकते हो। तो यहां पर फील्ड वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण यहां पर पोल का फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसके आर्मेचर को क्या करोगे, आर्मेचर को यांत्रिक इनपुट दोगे, यानी कहने का मतलब जब आप इसे घूर्णन कराते हो तो इसमें EMF क्या उत्पन्न होगा, EG उत्पन्न होगा। EMF क्या उत्पन्न होगा, EG होगा। और यहां पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, RA है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद में क्या लगा हुआ है, ब्रश में भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यहां पर प्रवाहित धारा क्या होगी, IA होगी, आर्मेचर का करंट। अब देखिए यहां पर ये जो लोड लगा है तो लोड का करंट क्या मान लेता हूं, IL मान लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान रखना है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड पर उत्तेजन के लिए एक अलग से डीसी सोर्स संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र में फील्ड पर उत्तेजन के लिए एक डीसी सोर्स लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब वो डीसी सोर्स क्या हो सकता है, डीसी सोर्स के रूप में आप यहां पर बैटरी का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, बैटरी का प्रयोग कर सकते हो, या डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप यहां पर AC को DC में कन्वर्ट करके भी इसे सप्लाई दे सकते हो। तो डीसी सोर्स के रूप में यहां पर बैटरी, डीसी शंट जनरेटर, AC टू DC कन्वर्टर और इसके अलावा जो आपके डायनेमो होते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट यहां पर कि ये आपका आर्मेचर है और ये आपका क्या है, फील्ड है। इन दोनों के मध्य कोई भी विद्युतीय कनेक्शन नहीं है।
तो क्या लिखेंगे हम, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के फील्ड तथा आर्मेचर के मध्य कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन केवल कौन सा होता है? दोनों के मध्य चुंबकीय, मैग्नेटिक, यानी यहां से आपने सप्लाई दिया, सप्लाई के कारण करंट फ्लो हुआ, उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ। इस फ्लक्स को ही कौन काट रहा है? आपका आर्मेचर कट कर रहा है। तो इनके मध्य क्या होता है? केवल चुंबकीय कनेक्शन होता है, मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, न कि विद्युतीय कनेक्शन होता है। तो विद्युतीय कनेक्शन नहीं होने के कारण क्या फायदा है कि यहां पर लोड परिवर्तन या टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन के कारण इसके उत्तेजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? जिसके परिणाम स्वरूप टर्मिनल वोल्टेज व लोड परिवर्तन से उत्तेजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो टर्मिनल वोल्टेज व लोड परिवर्तन से उत्तेजन पर यहां पर क्या है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि यहां पर उत्तेजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना भी आप लोड परिवर्तित कर ले या टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित कर ले, तो यहां पर फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर है जिसमें वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए अवशेषी चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो एकमात्र कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। क्यों? कि यहां पर इसका जो प्रचालन होगा वो डायरेक्ट बैटरी बेस्ड ही रहेगा। ठीक है ना? तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर द्वारा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए अवशेषी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अवशेषी। जबकि शंट होगा, सीरीज होगा, उन सभी में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि पोल का अवशेषी चुंबकत्व होना चाहिए। लेकिन यहां पर पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में
वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए पोल का अवशेषी चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहां से आपने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के कारण फील्ड करंट प्रवाहित हुआ, फील्ड करंट प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हुआ। जैसे ही आपने आर्मेचर को घूर्णन करवाया तो यहाँ पर आर्मेचर क्या करता है, फ्लक्स लाइंस को कट करता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ क्या है, Eg। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पन्न ईएमएफ Eg। अब देखिए आर्मेचर का कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस IaRa। ठीक है, और यहां पर जो ब्रश लगा है उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस BCD, यानी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इक्वल टू क्या हो गया, V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो Eg क्या है, उत्पन्न EMF। ठीक है, Ia आर्मेचर करंट, Ra आर्मेचर रेजिस्टेंस, BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, और V क्या है आपका, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो अब देखिए जो BCD होता है वो क्या है, लगभग किसके बराबर होता है, 0 वोल्ट के बराबर। जब हमने ब्रश पढ़े थे तो वहां पर देखा था कि कार्बन ब्रश होता है और उसका लगभग 2 वोल्ट के करीब वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इसके अलावा जो कॉपर प्लस कार्बन होता है उसका 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है, तो वो नगण्य रहता है। इसलिए मैंने BCD को क्या मान लिया, लगभग 0 मान लिया है। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या गया, Eg माइनस IaRa बराबर V। ये क्या आ चुका है आपके पास, एक फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, क्या आ चुका है, फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस फॉर्मूला से आप टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का करंट, उत्पन्न EMF। आप सभी को पता है कि जैसे 2 क्वांटिटी दी है, तीसरी निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे इससे आगे क्या था कि वहां पर हमने देखा डायग्राम में कि जो आर्मेचर का करंट होता है वो लोड करंट के क्या होता है, बराबर होता है, यानी Ia बराबर क्या लिख सकते हो आप, IL लिख सकते हो। ये आपको सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से यदि आपको आर्मेचर करंट निकालना होता है तो आप इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, Eg माइनस V बराबर IaRa। तो यहां से Ia बराबर क्या हो जाएगा, Eg माइनस V अपॉन में Ra। ये भी एक फॉर्मूला हो चुका। ठीक है, तो इनके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिए कि Eg ग्रेटर देन V, तो ये किसका केस है, ये जनरेटर का केस है, डीसी जनरेटर का। और यदि V इज ग्रेटर देन Eg, तो ये केस किसका है, डीसी मोटर का केस है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी कंडीशन। अब देखिए कि जो आपका प्रत्यक्ष उत्तेजित डीसी जनरेटर है उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे,
पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले उत्पन्न क्या होता है, ईएमएफ ईजी, फिर माइनस सबसे पहले होगी उसमें आर्मेचर रिएक्शन में ड्रॉप। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये होगा। उसके बाद में आर्मेचर रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, और उसके बाद में उसमें क्या होगा, ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तब जाकर के आपको क्या प्राप्त होती है, टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। तो यहां पर जो आपका ईएमएफ होगा, एजी उत्पन्न हुआ, उसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हुई। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी डीसी जनरेटर को आप नो लोड से फुल लोड पर प्रचालित कराते हो, उस समय आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है मुख्य फ्लक्स को प्रभावित करता है, जिसके कारण दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है डीमैग्नेटाइजेशन, दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है कि फील्ड का फ्लक्स कम हो जाता है, और जब फील्ड का फ्लक्स कम हो जाएगा और आर्मेचर उस फ्लक्स को कट करेगा तो उत्पन्न ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। कि ध्यान में रखना है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो है, एक तो डीमैग्नेटाइजेशन यानी फ्लक्स में कमी, फ्लक्स में कमी होगी तो हमेशा ईएमएफ भी क्या होगा, कम उत्पन्न होगा डीसी जनरेटर। दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है कि जो फ्लक्स का वितरण एक समान रहना चाहिए वायु अंतराल में, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है कि जो आपके लीड टिप होते हैं उन पे फ्लक्स कम हो जाता है, जबकि टेल टिप पे फ्लक्स अधिकतम हो जाता है, जिससे एमएनए क्या है कि डीसी जनरेटर के घूर्णन करने की दिशा में आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि एमएनए पर हम ब्रश लगाते हैं। अब देखिए, घूर्णन करती हुई मशीन में एमएनए पर ब्रश को शिफ्ट किया जाना संभव नहीं है। इसके कारण आपका ब्रश टोटल करंट को कलेक्ट नहीं कर पाता है, यानी एकत्रित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कम्यूटेशन फेल हो जाता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, पहला डीमैग्नेटाइजेशन, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन जब टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, और इसके अलावा ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। अब देखिए यहां पर कि यदि आप आरेख खींचते हो, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आरेख। पहला तो होता है नो लोड आरेख, नो लोड आरेख। तो ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नो लोड आरेख होता है वो नो लोड ईएमएफ एंड फील्ड करंट के मध्य खींचा जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा लोड आरेख, लोड आरेख। अब ध्यान में रखना है कि जो लोड आरेख होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। जो आंतरिक होता है वो हमेशा जनरेटेड ईएमएफ
एंड आर्मेचर करंट के मध्य खींचा जाएगा। जबकि जो बाह्य होता है ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आरेख किन किन के मध्य खींचा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नो लोड आरेख, नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के मध्य खींचा जाएगा। लोडेड में आंतरिक जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के मध्य, बाह्य टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के मध्य खींचा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके बेस पे? इसके बेस पे। ठीक है, देखिए अब देखिए आरेख, तो यहां पर आरेख खींचते हैं। यहां पे मैंने आर्मेचर करंट एंड लोड करंट ले लिया। यहां पर मैंने क्या लिया है? वोल्टेज। ठीक है, मैंने मान लिया कि नो लोड ईएमएफ है, ये नो लोड ईएमएफ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण कुछ वोल्टेज आपका क्या है? गिर जाता है। तो कुछ वोल्टेज गिरने के कारण यहां पर क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। और ये जो ड्रॉप हुआ है ये किसके कारण हुआ है? आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण। किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अब देखिए नो लोड ईएमएफ में से यदि आप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप घटा देते हो तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? जनरेटेड ईएमएफ। अब जनरेटेड ईएमएफ के बाद आपको देखना है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होती है? टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां पर जो ड्रॉप होता है वो कौन सा होता है? IaRa ड्रॉप, यानी आर्मेचर के रेजिस्टेंस में क्या होता है? ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्राफ है किसका? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का। अब देखिए इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। अब देखिए जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है इसका प्रयोग बहुत ही रेयर यानी कम किया जाता है, क्योंकि इसमें अलग से डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इसे उत्तेजन के लिए अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। क्या है? अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहला यूज ध्यान में रखना है
कि जो एयरक्राफ्ट शिप होती है उसमें डीसी पावर सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, एयरक्राफ्ट शिप में डीसी पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, पहला यूज। दूसरा ध्यान में रखना है कि जो आपके पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या है, एक्साइटेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेपरेटली एक्साइटेड यानी पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम कि पावर प्लांट में उत्तेजन के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। और थर्ड इसका ध्यान में रखना है कि जो वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड है, स्पीड कंट्रोल विधि है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके क्या है, यूज है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इससे उत्तेजन के लिए अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, जो क्या हो सकता है, बैटरी हो सकती है, डायनमो हो सकता है यानी डीसी शंट जनरेटर भी प्रयोग कर सकते हो, या आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भी इसे प्रचालित करा सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ से बनेगा कि इसके द्वारा वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए या वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किसी अवशेषी चुंबकत्व, पोल के अवशेषी चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इसकी जो हमने इक्वेशंस निकाली थी, उन इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल। इसके अलावा इसके यूज पूछे जा सकते हैं। और एक यूज मैं जैसे इसका बता देता हूँ, जैसे पावर प्लांट है उसमें एक्साइटेशन, जैसे यहाँ पर मैंने एक टरबाइन लगाया, ये क्या है, टरबाइन है। ठीक, इस टरबाइन को यहां पर मैंने किससे जोड़ दिया है, शंट जनरेटर से जोड़ दिया। यहां पर किससे जोड़ दिया है, शंट जनरेटर से। ठीक है, अब इस शंट जनरेटर की ये जो दो टर्मिनल हैं, इनको मैंने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से संयोजित कर दिया। ठीक है, और यहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ। ठीक है, तो ये टरबाइन है, ये टरबाइन की जो शाफ्ट है इससे भी संयोजित रहेगी, इससे भी, और इसके अलावा इससे भी। ठीक है, ये क्या है आपका शंट जनरेटर, शंट जनरेटर डीसी शंट। ये कौन सा आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यहां पर डीसी कंट्रोलर लगा सकते हो। तो अब देखिए, आपको पता है कि शंट जनरेटर के आर्मेचर को घूर्णन कराने के लिए भी यांत्रिक इनपुट की आवश्यकता होगी, सेपरेटली को भी, और जो आपका अल्टरनेटर है उसके फील्ड को भी घुमाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, यांत्रिक की। तो यहां से जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा और डीसी शंट जनरेटर के फील्ड का अवशेषी चुंबकत्व होगा, तो यहां का जो फ्लक्स होगा
इसका फील्ड का, उसे क्या करेगा, शंट का आर्मेचर कट करेगा, जिसके कारण वोल्टेज उत्पन्न होगी। वो उत्पन्न वोल्टेज कौन सी है, डीसी, वो किस में दी जाएगी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का फील्ड क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, और यहां से ये जो आर्मेचर है इसका, इसके फ्लक्स को कट करेगा, और यहां पर क्या उत्पन्न होगी, डीसी। ये डीसी किसको दी जाएगी, अल्टरनेटर के फील्ड को दी जाएगी। तो यहां पर हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इसलिए संयोजित किया है, ठीक है, इसलिए संयोजित किया है जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि यहां पर लोड परिवर्तन से इसके टर्मिनल पर लोड परिवर्तन व टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन से उत्तेजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था आपका बेसिक क्या, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्लास में हम शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।